तो हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक नागर। बच्चों, हम बात कर रहे थे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, किससे इकोनॉमिक्स कहते हैं। फिर हमने जाना था कि इकोनॉमिक्स के दो टाइप होते हैं, जिसको जब हमने एक माइक्रो इकोनॉमिक्स था और दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स था। इसके बाद में हमने ना इकोनॉमी के बारे में जाना था कि इकोनॉमिक्स वर्सेस इकोनॉमी में क्या अंतर होता है। कुछ हमने फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में समझा था। इसके बाद में हमने ना इकोनॉमी में ना जो प्रोडक्शन होता है ना, उसको हमने 5 भागों में बांटा था। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, क्वार्टरनरी सेक्टर और पंचम क्षेत्र। ये 5 भागों में हमने बांटा था। इसमें हम देखा था कृषि किस में आती है, इंडस्ट्री किस में आती है, सर्विसेज किस में आती है। इसके बाद हमने बच्चों इसके बाद हमने फाइनेंस मिनिस्ट्री के बारे में डिटेल में जाना था कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं। हमने 6 डिपार्टमेंट के बारे में पढ़ा था। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के बारे में जाना, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के बारे में जाना, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के बारे में जाना। इन सबका कौन सा क्या क्या काम होता है और क्या क्या कौन सा डिपार्टमेंट क्या क्या काम करता है, इन सबके बारे में हमने डिटेल से जाना था। तो और इसके बाद हमने ना जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, मॉस्पी, उसके अंडर में एक संस्था थी, कौन सी, एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर ऑफिस, उसके बारे में जाना था। ये बताया था कि जितने भी इकोनॉमिक्स में क्या होता है, कोई भी चीज के डिसीजन लेने के लिए डेटा की आवश्यकता होती है। आप बिना डेटा के कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। गवर्नमेंट जब कोई डिसीजन लेना होता है, बजट बढ़ाना होता है, तो पिछले साल क्या क्या खर्चा हुआ, क्या क्या इनकम हुई, कितना ट्रेंड चल रहा है, कौन से टैक्स का, ये सब डेटा जब तक हमारे पास नहीं होगा, तब तक हम इकोनॉमिक्स में कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। इसलिए इकोनॉमिक्स में डेटा की बहुत बहुत इंपॉर्टेंस होती है। इसलिए आज के डेट में एक इकोनॉमिक्स की नई ब्रांच ग्रोथ कर रही है, जो इसको कहते हैं इकोनोमेट्रिक्स। उसका काम ये होता है डेटा रिलेटेड एक्टिविटीज करना। तो हमने जाना था कि मॉस्पी का क्या काम होता है, एनएसओ का क्या काम होता है, जो जीडीपी की गणना वगैरह कौन सा करता है, वो सब करता है एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो आज हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम जानेंगे कि जो जो ये सब बताया मैंने आपको, वो सबसे रिलेटेड कुछ ऑफिसर्स के बारे में जानेंगे। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीआई गवर्नर कौन है, सेबी चीफ कौन है। तो मैंने क्या किया, सब जितने भी फाइनेंस या इकोनॉमिक्स या से रिलेटेड जितने भी ऑफिसर हैं, जितने भी टीम है, उन सबको एक जगह आपके सामने ला दिया। ताकि इससे क्या होगा, आप लोगों को सुविधा हो जाएगी, इजी हो जाएगा कि है ना उसको पढ़ने में और याद रखने में। तो सबसे पहले हम जानेंगे, देखो कि मैंने बताया था कि फाइनेंस मिनिस्ट्री होता है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री का बॉस कौन होता है बच्चों, कौन होगा, फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है। जो आज की डेट में कौन है, निर्मला सीतारमन जी है, सब जानते हैं हम। निर्मला ताई जी को कौन नहीं जानता, निर्मला सीतारमन जी है। यही बजट पेश करती है। पूरा देश का सबसे बड़ा फाइनेंस के सेक्टर में कौन सा ऑफिसर, मतलब अधिकारी है या कोई प्रतिनिधि है, तो वो है होता है फाइनेंस मिनिस्टर, जो निर्मला सीतारमन है। आप थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड जान लो। ये लोकसभा की मेंबर नहीं है, अपर हाउस की मेंबर है। मतलब अपर हाउस मतलब ये चुनाव नहीं लड़ती है। कहाँ जाती है, राज्यसभा में जाती है। राज्यसभा में मेंबर है ये, कहाँ से, कर्नाटका से। कर्नाटक जो हमारा एक साउथ का स्टेट है, वहां से ये क्या है, राज्यसभा में मेंबर है। और आप लोगों ने पढ़ा, थोड़ा बहुत जाना होगा, जेएनयू से पढ़ी हुई है इकोनॉमिक्स में, एमए एमफिल वगैरह किए हुए हैं इन्होंने। इसके अलावा ये तो हो गया पॉलिटिकल। इसके अलावा दो और इनके सहयोग के रूप में रहते हैं, दो हेल्प के लिए रहते हैं, जिनको कहते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। मतलब वित्त विभाग का कैबिनेट मंत्री तो कौन है, निर्मला ताई। और इनके सहयोग के लिए दो राज्य मंत्री भी है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस। ठीक है। एक तो नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये तो काफी दिखते हैं, पंकज चौधरी जी। लोकसभा वगैरह आप देखते होंगे तो कई बार निर्मला जी नहीं रहती, तो यही क्वेश्चन का रिप्लाई करते हैं। एक है जो है यूपी से सांसद है, और एक है भगवत किराड़, भगवान दास कराड़, ये महाराष्ट्र से सांसद है। तो ये तो हो गया पॉलिटिकल बात। टोटल 3 आदमी पॉलिटिकल हेल्म में है, इसमें टॉप पे है। सबसे टॉप पे कैबिनेट मंत्री फाइनेंस मिनिस्ट्री का कौन है, तो निर्मला ताई जी है, निर्मला सीतारमन जी है। कर्नाटक से लोक राज्यसभा में सांसद है, जेएनयू से पढ़ी लिखी है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, इनके सहयोग के लिए कौन है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस। फाइनेंस के लिए वित्त राज्य मंत्री दो हैं टोटल, एक पंकज चौधरी है जो यूपी से सांसद है लोकसभा के, एक भगवत कराड़ है जो भी महाराष्ट्र से सांसद है। इसके अलावा बच्चों, ये तो पॉलिटिकल बात। इसके अलावा क्या होता है, मैंने बताया था क्या, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में क्या होता है, 6 डिपार्टमेंट होते हैं, 6 डिपार्टमेंट। इन डिपार्टमेंट का भी एक एक बॉस होता है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स बताया था। इसका इन डिपार्टमेंट के सबके बॉस आईएएस होते हैं, आईएएस सेक्रेटरी होते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स का सेक्रेटरी कौन है, जैसे कि अजय सेठ, अजय सेठ।
ऐसे 6 सेक्रेटरी होते हैं टोटल। अभी हम डिटेल में जानेंगे इनके बारे में। 6 विभाग के, हर विभाग का इंचार्ज कौन होता है? एक सेक्रेटरी होता है। और इन 6 में से जो सबसे सीनियर होता है वो क्या कहलाता है बच्चों? वो फाइनेंस सेक्रेटरी कहलाता है। जैसे फाइनेंस मिनिस्टर पॉलिटिकल आदमी हो गया, उसके कंपेयर में एक सेक्रेटरी होता है फाइनेंस सेक्रेटरी। लेकिन फाइनेंस सेक्रेटरी कोई अलग से पोस्ट नहीं होती। ये जो जितने भी डिपार्टमेंट है ना, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्म, इन सब में से जो सबसे सीनियर आईएएस होगा वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, उसको फाइनेंस सेक्रेटरी का दर्जा मिल जाएगा। तो हम चलते हैं अपने वापस अपने उस पे टॉपिक पे, और हम जानेंगे। देखो मैंने ये बताया फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला ताई है। कहाँ से? ये तमिलनाडु की मूल निवासी है। राज्यसभा में मेंबर है, कहाँ से? कर्नाटक से है। लोकसभा में चुनाव नहीं लड़ती है। मैंने बताया दो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है स्टेट के, दो राज्य मंत्री है वित्त के, इनके सहयोग के लिए होते हैं। कौन होता है? पंकज चौधरी। कहाँ से? यूपी से सांसद है। भगवत किशन राव कराड़ महाराष्ट्र से सांसद है। जैसे पॉलिटिकल होता है उसी उसी के अंडर जो प्रशासनिक गतिविधि संचालन के लिए आईएएस होते हैं, आप लोग जानते होंगे। तो छह, मैंने बताया 6 डिपार्टमेंट है, इसमें से हम मुख्यतः यहाँ 5 डिपार्टमेंट पढ़ेंगे। सबसे मुख्य डिपार्टमेंट मैंने पहले बता चुका था कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स होता है। इसका सेक्रेटरी कौन होगा? वो भी आईएएस होगा। सारे आईएएस होते ही है। कौन है? अजय सेठ है। तो सबका बच्चों नाम याद रखना है कि आज के डेट में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक का सेक्रेटरी कौन है, तो अजय सेठ है। और जो जितने फाइनेंशियल से रिलेटेड गतिविधि होती है वो डीएफएस करता है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। उसका कौन है? विवेक जोशी है। ये भी आईएएस है। मैंने बताया था डिपाम, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, उसके सेक्रेटरी कौन है? तुहिन कांत पांडे जी है। ये भी आईएएस है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू संजय मल्होत्रा जी, ये भी आईएएस है। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर टीवी सोमनाथन, टीवी सोमनाथन जी क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी। चूंकि इन आईएएस में से पांचों में से सबसे सीनियर कौन है? ये टीवी सोमनाथन जी है। सबसे सीनियर आईएएस है ये इन पांचों में से, इसलिए इनको क्या, किस चीज का चार्ज मिलेगा? इनको फाइनेंस सेक्रेटरी का चार्ज मिलेगा। इसमें देख लो, ये फाइनेंस सेक्रेटरी कौन हो गया? टीवी सोमनाथन। आपको कुछ लिखने की जरूरत है, सब कुछ लिखा हुआ है, केवल आपको समझने की, सुनने की जरूरत है। तो देखो मैंने बताया था जो सबसे सीनियर आईएएस होता है ना वो फाइनेंस सेक्रेटरी हो जाता है। तो अब दोबारा हम रिवाइज करेंगे एक बार। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का सेक्रेटरी कौन है बताओ? अजय सेठ। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, जितने भी देश में फाइनेंस से रिलेटेड गतिविधि होती है वो कौन करता है? विवेक जोशी करते हैं। डिपार्म का कौन है? तुहिनकांत पांडे जी है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू कौन है? संजय मल्होत्रा है। और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर कौन है? टीवी सोमनाथन। चूंकि ये सबसे सीनियर आईएएस है इनमें से, इसलिए इसको क्या चार्ज दे दिया गया? इनको फाइनेंस सेक्रेटरी का अपना पद मिल गया है। अब दो और बच्चों पोस्ट होती है। ये जो मैंने बताया था डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, इसके अंडर में क्या होता है? रेवेन्यू कलेक्शन का मुख्य काम होता है। सबसे महत्वपूर्ण यही क्या होता है गवर्नमेंट के लिए? पैसा इकट्ठा करना। तो पैसा इकट्ठा कौन करता है गवर्नमेंट के लिए? कलेक्शन, ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू करता है। इसके अंडर में दो संस्थाएं होती है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जो क्या करेगा? डायरेक्ट टैक्स जितने भी होते हैं देश में, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, इनकी कलेक्शन करता है। मुख्यतः इनकम टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स, दो डायरेक्ट टैक्स होता है। एक होता है सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। ये क्या करता है? इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन करता है, जैसे जीएसटी हो गया, जैसे एक्साइज हो गया, जैसे कस्टम्स हो गया। ये सब का कलेक्शन कौन करता है? सीबीआईसी। तो इनके भी अपने अपने बॉस होते हैं। तो सीबीडीटी का बॉस कौन है? नितिन गुप्ता। अब बच्चों ये कलेक्शन का काम है, तो यहाँ पे आईएएस नहीं है, आईआरएस अधिकारी होता है। अगर आप लोगों ने यूपीएससी का जो पोस्टर देखोगे तो उसमें आईआरएस होता है, एक आईटी वाला, इनकम टैक्स वाले। एक आईआरएस होते हैं, आईआरएस दो होते हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, भारतीय राजस्व अधिकारी, भारतीय राजस्व सेवा। इसके दो अधिकारी होते हैं, एक तो इनकम टैक्स वाले होते हैं, एक होते हैं एक्साइज एंड कस्टम वाले। एक्साइज एंड कस्टम, ये एक्साइज और कस्टम वाले तो किस में जाते हैं? ये जाएंगे सीबीआईसी में। और जो इनकम टैक्स वाले होते हैं वो जाते हैं सीबीडीटी में। तो सीबीडीटी का बॉस कौन है? नितिन गुप्ता जी हैं। कौन है आज की डेट में? नितिन गुप्ता। और सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, इसके इंचार्ज विवेक जोरी। ये सारे दोनों क्या है? आईआरएस है, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के अधिकारी है। सबसे सीनियर जो अधिकारी होगा आईआरएस का, वो इसका इंचार्ज होता है। तो आप लोग, हमने क्या क्या जान लिया अब तक? हमने सबसे जला कि फाइनेंस मिनिस्टर में सबसे बॉस कौन होता है, जो पॉलिटिकल होता है, वो फाइनेंस मिनिस्टर होता है, निर्मला सीतारमन जी है। फिर हमने जाना उनके सहयोग के लिए दो राज्य मंत्री भी होते हैं, पंकज चौधरी और भगवत किशन राव कराड़। फिर हमने जाना ऑफिसर के रूप में, तो फाइनेंस मिनिस्टर के कौन होगा? फाइनेंस सेक्रेटरी होगा। फाइनेंस सेक्रेटरी कौन बनता है बच्चों? जो जितने भी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी होते हैं उनमें सबसे सीनियर आईएएस होता है, वो फाइनेंस सेक्रेटरी अपना बन जाता है। इसके अंडर में हम फिर 5 डिपार्टमेंट देखे। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसका सेक्रेटरी कौन था? अजय सेठ था। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, जिनके सेक्रेटरी कौन थे? विवेक जोशी थे। डिपार्म के सेक्रेटरी कौन थे? तुहिनकांत पांडे थे। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू संजय मल्होत्रा थे। और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन थे। तो ये सारे सेक्रेटरी कौन होते हैं? आईएएस होते हैं। सेक्रेटरी का पद मोस्ट ऑफ द, मतलब 99.99% ना आईएएस के लिए रिजर्व होता है। अब हमने देखा डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर दो संस्थाएं होती है, जिनके सीबीडीटी
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज। इनका बना बच्चों सेक्रेटरी नहीं कहते, इनको चेयरमैन कहते हैं। सीबीडीटी का चेयरमैन, सीबीआईसी का चेयरमैन, तो मैंने बताया सीबीडीटी का चेयरमैन कौन है, नितिन गुप्ता जी है, और सीबीआईसी का चेयरमैन कौन है, विवेक जोरी है, जो आईआरएस अधिकारी हैं दोनों। ठीक है बच्चों यहाँ तक। अब इसका और आगे थोड़ा सा जानते हैं। अब एक नई पोस्ट आती है, ये भी फाइनेंस मिनिस्टर का पार्ट है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। अपना तो अपना सिस्टम देख लिया, पॉलिटिकल वगैरह प्रशासनिक और जो ब्यूरोक्रेसी देख ली। अब एक होता है, देखो फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या होती है, फाइनेंस मिनिस्टर का काम क्या होता है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सारी गतिविधियां करना। तो इनको क्या चाहिए, ये तो सब गवर्नमेंट अधिकारी है ही सही, पर ये क्या इकोनॉमिक्स के इतने एक्सपर्ट होते हैं क्या, नहीं होते, थोड़े कम होते हैं। आईएएस को एक इकोनॉमिक्स के बारे में जानकारी, तो क्या करते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री अपना एक सलाहकार नियुक्त करता है इकोनॉमी का। इकोनॉमी का क्या करता है, एक एडवाइजर अपॉइंटमेंट करते हैं, जिसका काम क्या होता है, मुख्यतः काम क्या होता है इसका, इकोनॉमिक सर्वे बनाना। अगर आप लोग देखा होगा ना, हर साल इकोनॉमिक सर्वे आता है, 2022-23 का आ चुका है अभी। तो जितने भी इकोनॉमिक सर्वे हर साल बनाता है ना, उसका वो मुख्य काम किसका होता है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का होता है। और फाइनेंस मिनिस्टर को, इनको क्या होता है, इकोनॉमिक्स के मुद्दों पे सलाह देने का काम इनका होता है। जनरली है ना, जो फेमस इकोनॉमिस्ट होता है ना, बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट होते हैं, जो फेमस इकोनॉमिस्ट होते हैं या बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट होते हैं, जैसे कि हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी एक जमाने में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहे, रघुराम राजन चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहे। तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जितने भी हुए ना देश में, सब बड़े इकोनॉमिस्ट रहे, नोटेबल इकोनॉमिस्ट रहे। क्या रहे, नोटेबल इकोनॉमिस्ट रहे। आज की डेट में कौन है, ये बहुत फेमस नाम था, जब अभी इकोनॉमिक सर्वे आया था तो सबने सुना होगा, वी अनंत नागेश्वरन। ठीक है, चीफ इकोनॉमिक पोस्ट एडवाइजर की पोस्ट अलग से नहीं होती, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री में होती है, और किसके अंडर में आती है, ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर में आती है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर में आती है। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे, डिपार्टमेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में एक पोस्ट होती है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जिसपे अपॉइंटमेंट है ना, कोई गवर्नमेंट अधिकारी या गवर्नमेंट जो एसएससी या आईएएस या आईआरएस नहीं होता, वो एक है ना फेमस जो सीजनल इकोनॉमिस्ट होता है, जिसका बड़ा नाम होता है, वो होते हैं बड़े बड़े दिग्गज है ना, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर देश का सबसे टॉप इकोनॉमी में ये एडवाइज करता है फाइनेंस मिनिस्ट्री को, इसलिए सबसे टॉप इकोनॉमिस्ट इसको बनाते हैं। वर्तमान टाइम में कौन है, वर्तमान टाइम में वी अनंत नागेश्वरन। तो हम देख चुके हैं यहाँ तक, देखो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है, वी अनंत नागेश्वरम, हमको याद रखना चाहिए। इकोनॉमिक सर्वे वगैरह बनाते हैं, ये मैं पहले पढ़ा चुका था, जब डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में हमने पढ़ा था, तब बताया था उसका क्या क्या काम होता है, तो कौन बनाता है, तो ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ही बनाता है। जो आज की डेट में कौन है, इनका नाम याद होना चाहिए जबान पे, क्या नाम है, वी अनंत नागेश्वरम। ठीक है बच्चों, यहाँ तक। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम चलते हैं नीति आयोग की तरफ। आप लोगों ने देखा ही होगा नीति आयोग। आजादी के बाद क्या हुआ था, आजादी के बाद 1950 में नेहरू जी ने क्या किया था, नेहरू जी ने प्लानिंग कमीशन बनाया था, योजना आयोग। आजादी के बाद प्लानिंग कमीशन बनाया था, और प्री मोदी टाइम में, मतलब 2014 से पहले, ये प्लानिंग कमीशन सबसे बड़ी संस्था हुआ करती थी देश में, मतलब गवर्नमेंट के बाद में, जो जितने भी गवर्नमेंट को है ना सलाह वगैरह देने का काम करती थी, उसको थिंक टैंक के रूप में काम किया करती थी। और पहले मैं अभी पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी, अगर आप लोगों ने सुना हो तो, आज की डेट में बंद होगी, इसलिए हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। 5 ईयर प्लान चलते थे, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, 5 साल के लिए प्लानिंग की जाती थी, 5 ईयर के लिए प्लानिंग की जाती थी, 5 साल के लिए हम ये करेंगे, हमारे पास इतना इतना पैसा आएगा। ये सब काम कौन करता था, ये सब काम प्लानिंग कमीशन करता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, मोदी जी की एंट्री होगी, मोदी जी की एंट्री होगी 2014 में, तो उन्होंने क्या किया, कि पंचवर्षीय योजना का कंसेप्ट, 5 ईयर प्लान का कंसेप्ट क्या है, उस टाइम हो सकता है बढ़िया था, लेकिन आज की डेट में क्या आउटडेटेड है। आज की डेट में दुनिया में कहीं भी इसको पालन नहीं किया जा रहा है, इसको उसको क्या करो, बंद कर दो। तो जब फाइनेंशियल 5 ईयर प्लानिंग बंद हो गया, तो ये प्लानिंग कमीशन का क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो मोदी जी ने कहा कि प्लानिंग कमीशन को 1 जनवरी 2005 से 15 से किसमें बदल दो, नीति आयोग में बदल दो। इसी की जगह क्या बनाते नीति आयोग, तो नीति आयोग क्या देश की सर्वोच्च, मतलब सरकार के लिए सोच, थिंक टैंक का काम करती है। थिंक टैंक का मतलब गवर्नमेंट को लिए सोचती है, दिमाग से कोई रणनीति बनाती है, डेवलपमेंट कैसे हो देश का, इस सब के लिए थिंक टैंक का काम करती है, और गवर्नमेंट को इसकी सलाह सुझाव देती रहती है बीच बीच में। जो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है ना बच्चों, वो तो प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन इसकी दो पोस्टें बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, वो होता है प्राइम मिनिस्टर, खुद ही होते हैं। लेकिन दो इसके पोस्ट होती है जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, एक तो वाइस चेयरमैन और एक इसका सीईओ होता है। तो हम इसके बारे में जानेंगे। देखो नीति आयोग का जो वाइस चेयरमैन है आज की डेट में, सुमन बेरी है। कौन है, सुमन बेरी है। एक जमाने में कौन थे, एक जमाने में आप लोगों ने नाम सुना होगा, अपने राजस्थान के थे अरविंद पनगड़िया, इनके भाई भी आप लोगों ने नाम सुना होगा ना, बहुत बड़े न्यूरोलॉजिस्ट थे जयपुर में, अरविंद पनगड़िया। ये अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करते थे, और फर्स्ट जो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन यही थे। लेकिन बाद में इनका क्या हुआ,
इनका मोदी सरकार से मोह भंग हो गया और इस्तीफा देके निकल लिए कहाँ पे, अमेरिका में वापस। इसके बाद बने थे राजीव कुमार। राजीव कुमार का भी कार्यकाल पूरा हो गया। आज की डेट में कौन है, ये अपन को इतिहास नहीं जानना ज्यादा, लेकिन आज की डेट में कौन है, सुमन के बेरी। सुमन के बेरी है नीति आयोग के वाइस चेयरमैन और सीईओ। कल की बात है, कल या परसों की बात है, जब मैं पढ़ रहा था थोड़ा, तो कल परसों इनकी अपॉइंटमेंट की गई है। इससे पहले कौन थे, जी परमेश्वर अय्यर थे, लेकिन उनको गवर्नमेंट ने हटा दिया। और किसको बनाया, ये नाम याद रखना चाहिए आपको, नीति आयोग के वो कौन है सीईओ, तो BVR सुब्रमण्यम। BVR सुब्रमण्यन जी, ये रिटायर्ड आईएएस हैं। क्या है, रिटायर्ड आईएएस हैं, आईएएस से रिटायर्ड हो चुके हैं। अब इनको आज की डेट में क्या बनाया गया, इनको आज की डेट में नीति आयोग का सीईओ बनाया चुका है। किसके जगह बनाया, जी परमेश्वर अय्यर को। परमेश्वर जी को कहीं और जगह भेज दिया, अभी बताएंगे आगे हम आएंगे तो। उनको हटाया, यहाँ से हटा के कहीं और भेज दिया। तो हमको याद रखना है कि नीति आयोग का वाइस चेयरमैन कौन है, सुमन के बेरी जी है। नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो BVR सुब्रमण्यम जी है। अभी कल परसों में अपॉइंटमेंट किया है, मतलब ये क्या कहते हैं, शायद 19 फरवरी या 20 फरवरी को अपॉइंटमेंट किया है इनको, BVR सुब्रमण्यम साहब को। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद आता है आजकल जो सबसे ज्यादा चल रहा है, G20। सुना होगा ना, G20 क्यों चर्चा में, क्योंकि इसका 2023 में जो मीटिंग होगी ना, इसका जो 2023 में मीटिंग होगी, उसका चेयरमैन कौन है, चेयरमैन कौन है, उसका चेयरमैन इंडिया में है बच्चों। 2023 का पूरा जो साल है ना, उसकी अध्यक्षता प्रेसिडेंसी इंडिया के पास रहेगी। न्यू दिल्ली में सम्मेलन होगा, उसके पहले दौर चल रहे हैं कई जगह G20 की, जो कई सारे ग्रुप होते हैं उसके अंडर भी उसकी मीटिंगें चल रही है। भाई आप लोगों ने थोड़ा सा करंट जी के पढ़ी होगी, देखा होगा, उदयपुर में इसका G20 का एक सेमिनार हुआ था। उदयपुर में क्या हुआ था, G20 का सेमिनार हुआ था। इसके अलावा कहाँ था, कुछ दिन पहले जोधपुर में भी इसका G20 का सेमिनार हुआ था। और जोधपुर ही नहीं, पूरे इंडिया में चल रहा है, तो इसे चिंता करने की बात नहीं, याद करने की। तो ये G20 में क्या होता है बच्चों, ये दुनिया के टॉप 20 देश हैं। दुनिया के टॉप 20 देश, जहाँ की GDP सबसे बड़ी होती है, सबसे पावरफुल देश है, जैसे अमेरिका, चाइना, यूरोपियन यूनियन के देश हो गए, और टर्की हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ऐसे बड़े जो रशिया हो गया, ऐसे बड़े पावरफुल देश क्या होते हैं, G20 के टॉप 20 मेंबर होते हैं। अब चूंकि ये G20 के बच्चों क्या होता है, मीटिंगें होती रहती है, लेकिन देश के जो टॉप पोस्ट क्या होते हैं, प्रधानमंत्री है इंडिया में, तो ये प्राइम मिनिस्टर के पास डे टू डे काम के लिए टाइम थोड़ी होता है। प्राइम मिनिस्टर इंडिया में देखेगा काम, भी G20 का काम देखेगा। तो ये क्या करता है, हर देश का प्रधानमंत्री क्या करता है, अपना अपना दूत नियुक्त करता है, रिप्रेजेंटेटिव अपना अपना G20 में क्या करता है, एक रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त करता है। और रिप्रेजेंटेटिव क्या कहते हैं, शेरपा कहते हैं। समझे बात को। G20 के जो हेड हैं, हालांकि मिलते तो वही हैं, डिसीजन भी वही करेंगे, साल में एक बार मिलते हैं और डिसीजन लेते हैं बड़े बड़े, लेकिन डे टू डे का जो साल भर का प्रोसेस चलती है, कागजी कार्रवाई चलती है, फाइल वगैरह चलती है, वो वार्तालाप चलती है, उसमें वो प्राइम मिनिस्टर लेवल पर मीटिंग नहीं हो सकती, वो तो साल भर में एक बार होगी। तो डे टू डे के लिए कोई तो चाहिए ना, तो हर देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति अपना अपना दूत G20 में नियुक्त करते हैं, जिसको शेरपा कहते हैं। इसका काम क्या होता है, इसका एक ही काम होता है, G20 से रिलेटेड गतिविधियों को हैंडल करना, इसके अलावा और कोई काम नहीं इसका। तो ये कौन है, चूंकि 2023 में भारत में हो रहा है, इसलिए इंपोर्टेंट है। अगर आप देखे होंगे तो पिछले 1-2 महीने से जो माहौल बना हुआ है ना G20 का, न्यूज़पेपर में एड वगैरह बहुत, गवर्नमेंट भी बार बार बोल रही है, काफी गवर्नमेंट मेहनत कर रही है G20 के समिट पर, तो इसलिए ये इंपोर्टेंट है। इसका वो है अमिताभ कांत। अमिताभ कांत वंस अपॉन अ टाइम ये क्या थे, ये नीति आयोग के सीईओ होते पूर्व में, लेकिन हमको इतिहास नहीं याद करना, इतिहास में नहीं जाना, हमको क्या जानना है, आज की डेट में G20 का शेरपा कौन है, तो G20 का शेरपा है श्री अमिताभ कांत जी। G20 का शेरपा होता है अमिताभ कांत। ठीक है। इसके बाद ईडी का कंसेप्ट मैं बता देता हूं एक बार। देखो बच्चों, क्या हुआ था वर्ल्ड वार के बाद में, क्या होता है वर्ल्ड वार 2 के बाद में, पूरी दुनिया ने ये देख लिया कि लड़ने से कोई फायदा नहीं है, क्या करना चाहिए, कोऑपरेशन करना चाहिए। कोऑपरेशन करने के लिए 2 संस्थाएं बनाई थी, आप लोगों ने सुना होगा बार बार। वर्ल्ड बैंक 1945 में 2 संस्थाएं बनाई थी, जिसको ब्रेटन वुड ट्विंस भी कहते हैं, ब्रेटन वुड जुड़वा कहते हैं। ब्रेटन वुड अमेरिका में एक जगह, वहां मीटिंग हुई थी। एक IMF है। अब दुनिया के लगभग अधिकांश देश इनके मेंबर है, आज की डेट में लगभग 190 देश के आसपास इनका क्या है, 190 देश के आसपास इनके मेंबर हैं आज की डेट में। तो इनका जो अभी 190 देश के मेंबर तो हैं, लेकिन चलेगा कैसे, तो चलेगा तो क्या होता है, इसकी 3 टियर स्टेक होती है। सबसे नीचे पर तो जितने भी 190 देश होते हैं ना,
उनके क्या सारे प्रतिनिधि शामिल होते हैं, ये साल में एक बार मिलते हैं, मीटिंग होती है। लेकिन वही बात, फिर ये तो साल में एक बार मिलेंगे, डे टू डे के लिए कौन काम करेगा? तो डे टू डे के लिए काम करने के लिए क्या होता है, एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है। इसमें पूरी दुनिया से लगभग 21, जैसे कि वर्ल्ड बैंक में 21 है, आईएमएफ में अलग हो सकता है। ये एग्जीक्यूटिव बोर्डों में क्या होता है, हर 5-7 देश से एक आदमी होता है। फिर वो क्या करता है, आगे क्या होता है, एमडी होता है या प्रेसिडेंट होता है। जैसे डेविड मालापास है वर्ल्ड बैंक का क्या प्रेसिडेंट, या वो क्रिस्टलिना जॉर्जिया क्या है, आईएमएफ की क्या है, एमडी है। तो ऐसा चलता है 3 टीयर से, सबसे नीचे सारे देश शामिल, फिर बीच में एग्जीक्यूटिव बोर्ड। यही बात होगी, सारे एमएलए, 200 एमएलए राजस्थान में। फिर क्या होता है, ये टॉप पे एक सीएम होता है, उसके सहयोग के लिए क्या होता है, 30 के आसपास मिनिस्टर होते हैं। तो ऐसा है ना, ये जो जितना एग्जीक्यूटिव बोर्ड में है ना, देशों से अपने अपने में प्रतिनिधि भेजते हैं, उसको क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कहते हैं। क्या पोस्ट होती है वो, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट होती है ईडी की। तो इसमें भारत से कौन कौन गया है, ये इसके बारे में हम जानेंगे। तो जो ईडी है ना आईएमएफ में, वो कौन है, उर्जित पटेल है। कौन है, उर्जित पटेल। उर्जित पटेल को आप सब लोग जानते होंगे। उर्जित पटेल वंस अपॉन ए टाइम क्या थे, आरबीआई के पहले गवर्नर थे, डिप्टी गवर्नर थे शुरू में। जब उर्जित पटेल कमेटी बैठी थी, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा ना मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वगैरह के बारे में, तो मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी बनी है, उर्जित पटेल कमेटी की सिफारिश पे ही बनी थी। जब रघुराम राजन गवर्नर थे आरबीआई के, तब ये डिप्टी गवर्नर थे, तब ये मीटिंग वो क्या कमेटी बैठी थी। बाद में इनको क्या किया था, मोदी सरकार ने क्या किया, इनको क्या किया, गवर्नर बना दिया था। लेकिन फिर बाद में मोदी सरकार से इनकी बैठी नहीं, और ये क्या निकल गई, झोला लेके निकल गई इस्तीफा देके। फिर बाद में इनको वापस से मोदी गवर्नमेंट से इनके तालमेल बैठ गया, और आज की डेट में इनको क्या कर दिया, आईएमएफ में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया। अभी लेटेस्ट में मैंने बताया ना थोड़ी देर पहले, कि जो ये परमेश्वरन अय्यर थे, ये क्या थे, ये नीति आयोग में सीईओ थे। लेकिन इनको क्या किया था, इनको हटा के इनको कहाँ भेज दिया था, मैंने बताया था कि मैं आगे बताऊंगा। तो इनको क्या किया, ईडी एट वर्ल्ड बैंक। ये 2 इंपोर्टेंट पोस्ट है बच्चों, याद रखनी पड़ेगी। देखो जितने भी मैंने बताया ना, फालतू एक भी चीज नहीं बताई, सारे इंपोर्टेंट बताइए जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पूछे जा चुके हैं और पूछे जाएंगे। वही मैंने ना इसका नाम शामिल किया नहीं, तो ऐसे पोस्ट तो बहुत सारी है दुनिया भर में, लेकिन हमको केवल जो महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट है वो पूछा गया है। तो ईडी एट आईएमएफ, उर्जित पटेल है, कितना बड़ा नाम है, तो इनको जानना जरूरी है। ईडी एट वर्ल्ड बैंक परमेश्वरन अय्यर है। अब रेगुलेटर, देखो क्या होता है, मोटा मोटी क्या होता है, देश में फाइनेंस के सेक्टर में क्या होता है, जिम्मेदार फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है। लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री हर काम नहीं संभाल सकती, और नहीं होता है, टेक्निकल एक्सपर्ट होते हैं। तो क्या करते हैं, हर क्षेत्र के लिए एक अलग अलग रेगुलेटर या जो उसको कंट्रोल करने वाला बनाते हैं। जैसे बैंकिंग क्षेत्र के लिए, बैंकिंग के लिए कौन बनाया, बैंक, पूरे देश में जितने भी बैंक है उनको रेगुलेट करने के लिए या मॉनेटरी पॉलिसी के संचालन करने के लिए एक अलग से संस्था बना दी, जो इस फाइनेंस में से इंडिपेंडेंट होती है, इसके कंट्रोल में नहीं होती है, ताकि वो स्वतंत्र रूप से अपना डिसीजन ले सके, कोई राजनीतिक रूप से उस पर दबाव नहीं पड़ सके। तो कौन होता है, आरबीआई होता है। ऐसे ही कैपिटल मार्केट होता है। कैपिटल मार्केट का देसी भाषा में मतलब समझो शेयर मार्केट, इसका भी रेगुलेटर होता है। आप सब लोगों ने सुना होगा, सेबी होता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ऐसे पेंशन के लिए होता है, पेंशन सेक्टर के लिए कौन सा रेगुलेटर बताओ, पीएफआरडीए होता है। जब हम कभी डिटेल में पढ़ेंगे इनके बारे में, आज के डेट में हम डिटेल में नहीं पढ़ रहे। इंश्योरेंस के सेक्टर में, इंश्योरेंस में तो वो कौन सी वो होता है बताओ, इल्डाई होता है, इंश्योरेंस रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऐसे 2016 में जब इंश्योरेंस बैंक्रप्सी बोर्ड आया, कोड आया था आईपीसी कोड, तब एक संस्था बनी थी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, आईबीबीआई। ये क्या काम करता है, ये इंसॉल्वेंसी का काम देखता है इंडिया में। ऐसे हर सेक्टर के लिए क्या कर दिया, एक एक रेगुलेटर बना दिया। तो इन रेगुलेटर का बॉस कौन कौन होते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो हम ये जानेंगे। सबसे पहले आरबीआई गवर्नर, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, आरबीआई एक्ट 1934, जो आरबीआई एक्ट क्या था, 90, आरबीआई का जो एक्ट है 1934, इसके तहत क्या हुआ था, आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 से। इसी एक्ट में क्या लिखा गया है कि आरबीआई को संचालन करने के लिए क्या होगा, एक तो गवर्नर होगा, क्या होगा, एक गवर्नर होगा, और 4 से अधिक डिप्टी गवर्नर नहीं होंगे, नॉट मोर देन 4। इसका मतलब 4 से कम हो सकते हैं, 4 से ज्यादा नहीं, नॉट मोर देन 4, नॉट मोर देन 4। 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, ये परंपरा यही है। इसमें कानून में ये लिख रहा है कि भाई 4 से ज्यादा नहीं होंगे, इसलिए 4 ही होते हैं। तो 4 क्या होंगे, डिप्टी गवर्नर होंगे, कुछ इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वगैरह होते हैं, वो फिर हम जब आरबीआई पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, आज की डेट में ये हमारा टॉपिक नहीं है। तो अब ये आरबीआई का बॉस कौन होता है, गवर्नर होता है। गवर्नर सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है।
होती नहीं होती बताओ? नोट पे छपता है नाम को, और क्या चाहिए? आरबीआई गवर्नर कितना पॉपुलर नाम है, आप लोगों ने देखा होगा, नोट पे इसके साइन होते हैं, और क्या चाहिए इससे ज्यादा? तो कौन है बताओ? शशिकांत जी दास है। शशिकांत दास है। कौन है? शशिकांत दास। एक जमाने में क्या होते थे ये? फाइनेंस मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी होते थे, आईएएस थे ये। बाद में ये क्या हो गया? रिटायर्ड हो गया। और बाकी आरबीआई गवर्नर से तालमेल नहीं बैठा था गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इन्हीं को यहाँ पर टिका दिया। काफी 4 साल हो गए लगभग मेरे सामने इनको इस पोस्ट पे। तो कौन है? शशिकांत दास जी है। ऐसे 4 डिप्टी गवर्नर है। एम के जैन है, माइकल पात्रा है, वो हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले कौन हो गया? आरबीआई का जो गवर्नर होता है बच्चों, वो कौन है? शशिकांत दास गवर्नर साहब, सबसे महत्वपूर्ण पोस्ट होती है। इसके बाद सेबी। सेबी क्या नाम है? फुल फॉर्म सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या काम करता है ये? काम क्या करता है मैंने बताया, तो जो सेकेंडरी मार्केट है, जो कैपिटल मार्केट है, उस कैपिटल मार्केट का ही रेगुलेटर होता है। कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करता है। कैपिटल मार्केट में क्या करता है? शेयर मार्केट में। तो शेयर मार्केट के संबंध में सारी गतिविधियां कौन करता है? वो ये करता है। शेयर मार्केट में कौन कौन शेयर खरीद सकता है, उनको लाइसेंस देना, ब्रोकर का, पूरा शेयर मार्केट का संचालन करना, सब कुछ इसी के अंडर में होता है। और जितने भी निवेशक होते हैं, जो हम आप और हम पैसे निवेश कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट करके रखना, ये भी इसकी जिम्मेदारी होती है। अभी अडानी का आपने देखा होगा ना, शेयर इतने डाउन हो गए थे, तो सेबी को इसको इंटरफेयर करना ही पड़ेगा। सेबी कर सकती है, और अधिकारी का बस में ये बात नहीं है, क्योंकि इसका बॉस कौन है? शेयर मार्केट का सेबी है। सेबी की स्थापना बच्चों 1988 में हुई थी। कब हुई थी? 1988 में। उसके पहले वित्त मंत्रालय ये काम देखता था, लेकिन बाद में सरकार को लगा कि इसके लिए अलग से संस्था होनी चाहिए, तो 1988 में कौन बना दिया? सेबी बना दिया। और क्या हुआ? सेबी तब बनाया जब शुरू में ऐसे बना दिया, प्रस्ताव के माध्यम से ही, मतलब इसका कोई कानून वगैरह नहीं लाए थे। बाद में क्या हुआ? अरशद मेहता घोटाला हुआ। अरशद मेहता स्कीम याद होगा ना, स्कीम 1992। अरशद मेहता स्कीम कर दिया 1992 में। क्यों? क्योंकि सेबी के पास पावर नहीं थी, इसको ऐसे बना दिया प्रस्ताव के माध्यम से, कोई कानूनी पावर नहीं दी गई थी इसको। इसलिए 1992 में क्या किया? फिर अलग से एक सेबी एक्ट पास किया, और इसको स्टेचुरी पावर दी गई, स्टेचुरी दर्जा दिया गया, कानूनी दर्जा दिया गया। तो 1988 में तो इसको सिंपल बना दिया प्रस्ताव के माध्यम से, लेकिन 1992 में इसको फिर क्या किया गया? लीगल बैकिंग दी गई, एक अलग से कानून बना, सेबी कानून, और फिर इसको और ज्यादा पावर दी गई। तो इसका चीफ कौन है? इसका चीफ है माधवीपुरी बुक। ये एक ही वुमन है, जितने भी अधिकारी मैंने पढ़ाए ना, उनमें से अधिकारियों में से कौन है? एक ही वुमन है, निर्मला ताई थी, लेकिन इसके बाद ये सेकंड यही है अधिकारियों में, सब में एक ही महिला है जिसका नाम हमने पढ़ा है। तो आपको याद रखना चाहिए माधवीपुरी बुक, माधवीपुरी बुच। ये फाइनेंशियल थी, फाइनेंस में एक्सपर्ट थी, प्राइवेट बैंक वगैरह में इन्होंने काम किया हो काफी ज्यादा। इतना हमको राम कहानी याद नहीं करनी। ऐसे ही बच्चों, पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, जितने भी पेंशन से संबंधित काम होता है ये देखता है। जैसे अभी जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय सब जानते हैं, एनपीएस से पिंड छुड़ाना चाह रहे थे, एनपीएस को ये देखता है। एक योजना चल रही है अटल पेंशन योजना, वो अटल पेंशन योजना का भी देखने का काम किसका होता है? पीएफआरडी का होता है। दो मुख्य काम इसी के होते हैं, एनपीएस का, एक अटल पेंशन योजना का। तो पीएफआरडी का बॉस कौन है? तो सुप्रतिम बंदोपाध्याय। सुप्रतिम बंदोपाध्याय बंगाली है, सुप्रतिम बंदोपाध्याय। फिर मैंने बताया बीमा क्षेत्र, जितना भी इंश्योरेंस के संबंध में काम होता है, इंश्योरेंस कंपनी को लाइसेंस देना, उसको रेगुलेट करना, कोई गलत काम कर रहा है तो उसको दंड देना, पेनल वगैरह करना, ये सब काम कौन करता है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इल्डाई करता है। इसका बॉस कौन है? तो देवाशीष पांडा है। ये पांडा जी का नाम फेमस था, ये पहले है ना, ये रिटायर्ड आईएएस है। एक जमाने में ये फाइनेंस सेक्रेटरी हुआ करते थे, फाइनेंस में जो वित्त मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी हुआ करते थे ये, लेकिन बाद में सब रिटायरमेंट के बाद में सरकार ने इनको यहाँ टिका दिया। ये जितने मैं रेगुलेटर बता रहा हूँ सामान्यतः ये ना रिटायर्ड आईएएस को यहाँ खपा देते हैं, जो कि गलत है। उस फील्ड का, जैसे कोई इंश्योरेंस का क्षेत्र है तो बीमा क्षेत्र का ही एक्सपर्ट वहां पर होना चाहिए। सेबी है, सेबी का इतना टेक्निकल काम है, वहां पर तुम किसी रिटायर्ड आईएएस को, उसको ज्ञान ही नहीं उस चीज का इतना, या उसका काम करने का इतना लंबा अनुभव नहीं है, तो वो एक एक्सपर्ट नहीं हो सकता। जैसे आरबीआई में, आरबीआई में हमेशा इतिहास में रिकॉर्ड रहा है कि रिजर्व बैंक का जो गवर्नर होता है सबसे टॉप इकोनॉमिस्ट होता है देश का। जैसे मनमोहन सिंह जी, जैसे श्री रंगराजन, जैसे कि रघुराम राजन, जैसे कि विमल जालान वगैरह। लेकिन ये पहली बार इतिहास में हुआ है कि जो जिन्होंने कभी इकोनॉमिक्स पढ़ी भी नहीं, क्या पढ़ा है, एमए हिस्ट्री में है, ये एमए हिस्ट्री में है शशिकांत दास जी, इनको यहाँ पर टिका दिया, जो कि अच्छी बात नहीं है, ये मोदी सरकार की सही बात नहीं है। देवाशीष पांडा को यहाँ पर खपा दिया। एक होता है इंश्योरेंस बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, मैंने बताया था आईबीसी कोड आया था 2016 में,
उसको ओवरऑल मॉनिटरिंग के लिए कौन है, तो रवि मित्तल है आज के डेट में। ये सब याद रखना है। एक होता है IFSC है, IFSC है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी। आप लोगों ने अगर किसी ने नाम सुना गिफ्ट सिटी का, गिफ्ट सिटी, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी, गिफ्ट सिटी का नाम सुना? कहाँ है? गुजरात में है, गांधीनगर के पास में है, गुजरात में अहमदाबाद और गांधीनगर के पास में है। अहमदाबाद से गांधीनगर जब रोड पे चलती है तो रास्ते में आता है, काफी बड़ी हुई बिल्डिंग है, अगर आपने देखा हो गिफ्ट सिटी। तो ये गिफ्ट सिटी भारत में पहले ही बनी है। इसका उद्देश्य क्या होता है? देखो क्या होता है ना, अभी हम कहें पूरी दुनिया में जितने फाइनेंस से संबंधित काम होते हैं ना, उनके एक सेंटर होते हैं बड़े बड़े, जैसे कि लंदन में। हम इंडिया में कोई कंपनी बैठे लेकिन फाइनेंस का काम कहाँ हो रहा है? लंदन में हो रहा है। इंडिया में कोई कंपनी बैठे लेकिन फाइनेंस का काम कहाँ हो रहा है? सिंगापुर में हो रहा है, दुबई में हो रहा है। तो भारत की सरकार ने चाहा कि भाई ये फाइनेंस से रिलेटेड काम इंडिया में क्यों ना हो, पूरी दुनिया की कंपनियां यहाँ आए, यहाँ ऑफिस खोले, और यहाँ से पूरी दुनिया में फाइनेंस बढ़े। तो इसके लिए क्या कि उसको कहते हैं, ऐसे जहाँ काम होता है उसको कहते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, और ये पहला है, और भी बन सकते हैं आगे, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर कहते हैं, और ये फर्स्ट है गिफ्ट सिटी। तो इस गिफ्ट सिटी को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया है क्या, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। इसका मुख्यालय कहाँ है? गांधीनगर में ही है, वहीं बना दिया। जहाँ गिफ्ट सिटी है वहीं इसका हेडक्वार्टर है, कोई मतलब नहीं दिल्ली में। फिर फाइल दिल्ली में आएगी बाबूजी के पास में, तो कोई मतलब नहीं। तो इसका बॉस कौन है? इंजेती श्रीनिवास, इंजेता श्रीनिवास, इंजेती श्रीनिवास, जो एक जमाने में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स थी ना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो बिजनेस का संबंध में जितना जो मंत्रालय है उसमें सेक्रेटरी हुआ करते थे, इंजेती श्रीनिवास। अब हम लास्ट में बच्चों जानेंगे, एक होता है EACPM, EACPM, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू PM। भाई देश में सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी होती है? प्राइम मिनिस्टर की होती है। सारे देश का डेवलपमेंट का जिम्मा जिम्मा किसके है? जनता का भरोसा किस पे? PM को। लेकिन क्या PM इकोनॉमी के मामले में एक्सपर्ट होता है क्या? या उसके पास इतना टाइम होता है कि वो इतना टाइम दे पाए? तो PM को ही, प्राइम मिनिस्टर को इकोनॉमिक्स के मामले में देश में क्या चल रहा है, वित्त मंत्रालय को क्या करना चाहिए, कृषि मंत्रालय को क्या करना चाहिए, एग्रीकल्चर में क्या करना चाहिए, इन इकोनॉमिक के मैटर में सलाह देने के लिए, सलाह देने के लिए क्या करते हैं, सलाह देने के लिए क्या, एक एक संस्था बनाई गई है अलग से, उसको कहते हैं इकोनॉमिक, नाम से स्पष्ट है, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू PM, प्रधानमंत्री को आर्थिक मामले में सलाह देने के लिए। एडवाइजरी होती है या सलाह देती है जब प्राइम मिनिस्टर किसी टॉपिक में मांगे, प्राइम मिनिस्टर को लगता है कि GST में क्या सुधार करना चाहिए, तो प्राइम मिनिस्टर इनसे कहेगा भाई तुम मुझे बताओ, या फिर इनकम टैक्स में क्या रिफॉर्म करना चाहिए, कुछ करना चाहिए क्या, तो फिर वो इनको वो टॉपिक दे देगा, तो ये उस पर रिसर्च करके अपनी एडवाइस PM को देंगे। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है। इसके चेयरमैन आज के डेट में कौन है? एक अच्छे बड़े इकोनॉमिस्ट है, विवेक देबरॉय। आप लोगों ने नाम सुना होगा इसका, इनका काफी आर्टिकल भी आते हैं, बड़े बड़े जो न्यूज़पेपर हैं अच्छे, द हिंदू वगैरह में इनके आर्टिकल आते हैं इकोनॉमिक्स के वगैरह के बारे में। जो तो ये हो गया इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू PM के चेयरमैन कौन है? विवेक देबरॉय। ऐसी एक काउंसिल राजस्थान में भी है, पर उसमें उसके चेयरमैन तो CM खुद ही है, लेकिन उनकी वाइस चेयरमैन है एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है, इकोनॉमिस्ट थे, मतलब पहले इकोनॉमिक्स फाइनेंस मिनिस्टर भी काम किया उनका। तो नाम बताओ उनका, आज ही में उनके पास छापा पड़े थे, और राहुल गांधी जी की क्या भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल हुए थे। तो उनका नाम है गोविंद मायाराम। क्या नाम है? गोविंद मायाराम जी। ये हमारे मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी, उनके जो सलाह देने के लिए वो बनी हुई है, उसके वाइस चेयरमैन है, चेयरमैन खुद CM है। तो ये हमने पढ़ लिया, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू PM के चेयरमैन कौन है? तो विवेक देबरॉय जी है। ऐसे बैंक बोर्ड ब्यूरो, भाई बैंकों में क्या होता है, सरकार जितने बैंक है उनमें एक दिक्कत क्या आती है, अपॉइंटमेंट की, सही लोगों की अपॉइंटमेंट नहीं हो पाती। भाई अपॉइंटमेंट किसकी होनी चाहिए? जो फाइनेंस के सेक्टर में एक्सपर्ट हो, उसका जानकार हो। तो जितनी बड़ी पोस्ट होती है जैसे कि MD वगैरह होती है, MD या CMD होती है, ऐसे लोगों की नियुक्ति के लिए क्या करा सरकार ने, एक अलग से संस्था बना दी 2016 में, जिसका नाम था बैंक बोर्ड ब्यूरो। इस बैंक बोर्ड ब्यूरो का चीफ कौन है? वो है भानु प्रताप शर्मा। कौन है? भानु प्रताप शर्मा, ये नाम याद होना चाहिए आपको, भानु प्रताप शर्मा। इसके बाद RBI के 4 डिप्टी गवर्नर है, मैंने बताया था RBI के बारे में। एक तो गवर्नर होता है, उसका इतिहास बताया था। 4
डिप्टी गवर्नर होते हैं, नॉट मोर देन 4, ये एक्ट में लिखा हुआ है। और उसी की पालना में क्या होता है, सामान्य 4 ही बनाए जाते हैं, कई बार कोई पोस्ट खाली रहती है। तो कौन कौन है, एम डी पात्रा, एम के जैन, पी रविशंकर, एम राजेश्वर राव। देखो बच्चों याद रखना इन चारों का, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गवर्नर का तो सबको याद है, शशिकांत दास। तो एग्जाम में शायद उससे थोड़ा आगे बढ़ के पूछेंगे ना, तो इन्हीं का पूछेंगे डिप्टी गवर्नर कौन सा नहीं है। तो पहला नाम याद करो, एम डी पात्रा, एम के जैन, टी रविशंकर, एम राजेश्वर राव। और ये भी ध्यान रखना आपको, ये समय समय में बदलते रहते हैं। देखो कभी कोई रिटायर्ड हो गया, नया आ गया, तो आप लोगों को न्यूज़पेपर पर बारीक से नजर रखनी पड़ेगी। जितने मैंने नाम बताया ना, कोई आईएएस रिटायर्ड हो गया, उसकी जगह कोई नया आएगा। तो ये जो जितने मैं नाम बताया डायनेमिक है। इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट का नेचर ही क्या है, डायनेमिक। डायनेमिक है, बदलती रहती है, आज अलग है कल अलग है। हो सकता है कल में से कोई रिटायर्ड होकर गवर्नमेंट नया अपॉइंटमेंट कर दे, तो फिर वो बदल जाएगा। तो आपको भी इस लिस्ट को बार बार में अपडेट रखना पड़ेगा। तो इसमें से मैं एक बार बता दूं, इनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन होता है, ये आरबीआई डिप्टी गवर्नर 4 हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इनमें से सबसे ज्यादा काम किसके पास है, सबसे पावरफुल वो होता है एमडी पात्रा जी। क्यों, क्योंकि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ना, 6 सदस्य होते हैं ना, एक गवर्नर एक डिप्टी गवर्नर, वो गवर्नर यही होता है। डिप्टी गवर्नर कौन होता है, वो एमडी पात्रा जी हैं आज की डेट में। इसलिए इन सब में ज्यादा नाम अखबारों में, टीवी में वो किसका आता है, वो एमडी पात्रा जी का ही आता है। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में भी मेंबर है। तो दोस्तों आज के लिए इतना है, थैंक यू, जय हिंद।